गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है फिर से परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। तो आइए फिर से आपके सामने 10 एमसीक्यूज लेके आया हूँ पॉलिटी से रिलेटेड पार्ट 5, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। सेकेंड है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। थर्ड है, विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। फोर्थ है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। उपयुक्त में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ऑप्शन ए, बी एंड सी एंड डी। पुट के माध्यम से आपको आंसर चयन करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 जो है ये मूल अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान के 5 मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं, जो कि निम्नलिखित है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये किसमें है? आर्टिकल 15 में। सेकेंड है, लोक नियोजन के विषय में समान अवसर की समानता। ये किसमें है? आर्टिकल 16। तीसरे नंबर पे है, विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये है हमारा आर्टिकल 19 में। ये आर्टिकल 19 में है। और जो और दो आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये जो अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 29 में क्या है आर्टिकल, यानी 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और जो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात कर रहा है, ये दोनों लोगों को प्राप्त है, यानी भारतीयों प्लस विदेशी नागरिकों को। ये किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया है कि संसद एवं राज्य के विधानमंडल नागरिकता संबंधी विधि बना सकते हैं, यानी संसद एवं राज्य के विधानमंडल नागरिकता संबंधी विधि बना सकते हैं। किसमें? संविधान के भाग 2 में। दूसरा है, भारत एवं अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। तीसरा है, भारत, ब्रिटेन एवं अमेरिका के संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी इसमें से कोई सही नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 to 11, यानी भाग 2 में 5, आर्टिकल 5 to 11, तो इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। इसमें नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को दी गई है, यानी राज्य के विधानमंडल को नहीं दी गई है यह शक्ति।
अगर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो भारत अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु भारत में जन्मजात या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भी राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। यानी उसे भारत की नागरिकता होनी चाहिए, बट अमेरिका में क्या है कि वहाँ का जन्मजात नागरिक जो जन्म लिया वहाँ पर वही राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये अंतर है, इस वजह से ये भी सही नहीं है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे तो भारत, ब्रिटेन एवं अमेरिका के संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करते हैं। भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। मैंने इसके विषय में बताया हुआ है कि ये इनका राज्य हो गया और ये इनका केंद्र हो गया। अमेरिका की बात करें तो फर्स्ट इनको किसकी नागरिकता प्राप्त होती है, राज्य की, और दूसरे नंबर पे केंद्र की, यानी इनको दोहरी नागरिकता है। जबकि भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। इसी अमेरिका के अलावा एक स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही चुनिए। तो नागरिकता ए बी सी डी और सूची में फर्स्ट 1 2 3 4। तो फर्स्ट में क्या है, वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो परंतु बाद में भारत लौट आया हो, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हुआ हो, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो। तो आपको क्या करना है, इनको मिक्स करना है, आर्टिकल 5 मतलब ये मिलान करना है आपको। तो ऑप्शन ए बी सी डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 में क्या प्रावधान किया गया है, अगर हम आर्टिकल 5 की बात करेंगे तो इसमें प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ होने पर जिस व्यक्ति का अधिवास यानी डोमिसाइल भारत के राज्य क्षेत्र में है और कुछ शर्तों का पालन करता है, यानी वो कुछ शर्तों का पालन करता है, अर्थात वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, यानी वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। अब हम बात करेंगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 6 की। तो अनुच्छेद 6 में क्या है, उस व्यक्ति की चर्चा है जिसका पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन यानी ट्रांसफर हुआ है, यानी स्थानांतरित हुआ है वहां से वो। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जो है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे, और दूसरा है 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आए हैं। इनको आर्टिकल 6 में सही तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हुआ हो, ये अनुच्छेद 6 किसके बारे में बोल रहा है, ऑप्शन सी के बारे में। और बात करेंगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 7 के बारे में। तो अनुच्छेद 7 में उस व्यक्ति की चर्चा की गई है जो भारत से पाकिस्तान, यानी वो अनुच्छेद 6 है और पाकिस्तान से भारत, और अनुच्छेद 7 में जो है, अनुच्छेद 7 में भारत यानी जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान स्थानांतरण प्रयोजन कर गए थे परंतु बाद में वो भारत लौट आए, वो किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 7। तो बी का हो जाएगा 3। भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा है, इसका वर्णन आर्टिकल किसमें है, 8 में है। जो भारतीय मूल के हैं परंतु वो भारत के बाहर रहते हैं। नागरिकता संबंधी जो और आर्टिकल हैं अगर उनकी बात करेंगे हम, तो आर्टिकल 9 जिसमें प्रावधान किया गया कि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो वो व्यक्ति अनुच्छेद
5, 6, 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, जैसा कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का रूल है। उसके अकॉर्डिंग अगर उसने कहीं की नागरिकता ग्रहण कर ली तो यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक उसकी खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 है जो संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल किसमें? 10 में। यानी आर्टिकल 10 में क्या है? संसद को क्या है? राइट्स है। संसद को राइट्स है नागरिकता संबंधी विधि बनाने का आर्टिकल 10 के अंतर्गत। और आर्टिकल 11 की अगर बात करेंगे तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि नागरिकता के अर्जन या समाप्ति या नागरिकता संबंधी अन्य विषयों के संबंध में संसद की शक्ति कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने संबंधी कुछ प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इसमें शामिल नहीं है? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और राष्ट्रीयकरण के आधार पर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्योंकि राष्ट्रीयकरण यानी राष्ट्रीयकरण के स्थान पर देशीकरण यानी प्राकृतिकरण न्यूट्रलाइजेशन होगा। यानी देशीकरण के आधार पर होना चाहिए यहाँ पर। ये राष्ट्रीयकरण वर्ड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जन्म के द्वारा, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार के द्वारा और योग्य व्यक्ति। ये योग्यता जो कैसे रूल्स क्या है? जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो। दूसरा है जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व भारत में हुआ हो। तीसरा है संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो। और 4th नंबर पे भारतीय मूल का हो व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन देने से ठीक पहले 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपको सही कूट का प्रयोग करते हुए मिलान करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जन्म के द्वारा अगर बात करेंगे हम, जन्म के द्वारा, तो उसके ऊपर रूल लागू होगा 2 नंबर। यानी जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ यानी संविधान लागू हुआ पूरे देश में, 26 जनवरी को हम मनाते भी हैं गणतंत्र दिवस, को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व भारत में हुआ हो। वो क्या होगा? जन्म के द्वारा। अगर हम बात करेंगे वंश के आधार पर, अगर हम वंश के आधार पर अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है? जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वो वंश के आधार पर। अगर हम, तो इसका क्या हो जाएगा? देशीकरण के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं हमारा, तो उसके उन किसी एक भाषाओं में का वो अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। उसका क्या हो जाएगा? देशीकरण के आधार पर।
अगर हम पंजीकरण के द्वारा बात करेंगे तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन देने से ठीक पहले 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन देने से ठीक पहले 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, वो पंजीकरण के द्वारा। यानी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है उसे कभी भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। बी है, जो व्यक्ति भारतीय नागरिकता का स्वेच्छा से त्याग करता है उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। ऑप्शन सी है, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 6 माह की कैद हुई हो तो भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक भारत सरकार उसे बर्खास्त न करे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये कथन सही है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का स्वेच्छा से त्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारत का नागरिक, यानी वो व्यक्ति ही नहीं रह जाएगा भारत का नागरिक। अगर हम बात करेंगे जैसे कि ये देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक तो भारत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, तो किस प्रकार से? अगर कोई प्राकृतिकरण देशीकरण के द्वारा प्राप्त नागरिक को भी भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, तो ये इसीलिए गलत हो गया कि ये बोल रहा है कि नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे तो पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो तो उसे भारत नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और 6 माह के स्थान पर क्या होना चाहिए? 2 साल होना चाहिए, यानी यहाँ पर 2 ईयर्स होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत। अगर हम बात करेंगे कि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऐसा रूल बनाया गया है। यानी उसे भारत सरकार के बर्खास्तगी का वेट यानी बर्खास्त करने का इंतजार नहीं करना होगा। वो जैसे ही वहाँ की नागरिकता ग्रहण करेगा, यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक उसकी खत्म हो जाएगी। अगर नागरिकता खोने के 3 कारण मेन रूप से बताए गए हैं। ये 3 कारण हैं, वो मेन रूप से कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ आप लोग को, अच्छा रहेगा। एक तो हो गया आपका स्वैच्छिक त्याग, दो नंबर पे है हमारा नागरिकता की बर्खास्तगी, और थर्ड नंबर पे है नागरिकता से वंचित। ये 3 पॉइंट याद रखिए। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड या योजना या समुद्र पारी भारतीय नागरिक कार्ड योजना का विलय किया गया है। ऑप्शन बी है, इसे भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। ऑप्शन सी है, इसे भारत में संवैधानिक एवं सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। उपयुक्त सभी। कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर एक नई योजना है जिसमें पीआईओ एवं ओसीआई कार्ड योजना का विलय किया गया है। यह नई कार्ड योजना नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 से प्रारंभ की गई है।
2015 से स्टार्ट की गई। पीआई कार्ड योजना 2002 में और ओसीआई कार्ड योजना 2005 में शुरू की गई। अब पीआईओ कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया है। यह भारत में निम्नलिखित के लिए योग्य नहीं होंगे। जो है भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए भी मतलब ये योग्य नहीं होंगे। किसके किसके लिए? मतदान करने के लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए। भारत में संवैधानिक या सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। किस प्रकार के पद? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, सार्वजनिक पद प्राप्त करने के लिए आदि। इसलिए हमारा मेन रूप से ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। फर्स्ट है, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है। 2 नंबर पे भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में वर्ष 2003 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। कूट दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्योंकि दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि भारतीय नागरिकता 1955 में 2015 यानी 1955 से लेकर 2015 तक यानी कितने कुल 8 बार संशोधन किए जा चुके हैं। अब बोलेंगे तो 9 बार, जो निम्नलिखित है। 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के लिए सितंबर 2000 में एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, न कि वर्ष 2003 में। कब किया गया था गठन? जो ये 2003 बता रहे हैं, ये गठन किया गया था 2000 में। और इस समिति ने जनवरी 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में 16 यानी 16 निर्दिष्ट देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही, यानी न तो 1 न तो नहीं 2। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, संशोधन योग्य नहीं है, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करिए और सही उत्तर का चयन करिए। तो इसका ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, यानी सही उत्तर कौन सा है? उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। यानी ये उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। मूल अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। मूल अधिकार क्या है? ये वाद योग्य है। इसके विपरीत अगर बोला जाए तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये क्या है? अवाद योग्य है।
अगर हम न्याय योग्य की बात करेंगे तो मूल अधिकार न्याय योग्य नियोजित है, क्योंकि इसके उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो ये भी न्याय योग्य है, क्योंकि मूल अधिकारों का हनन होता है तभी आर्टिकल 32 के तहत, इसीलिए बोलते हैं उसको भारत, मतलब बोलते हैं कि बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो वो न्याय योग्य है, उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। संशोधन योग्य नहीं है, संशोधन योग्य है अनुच्छेद 368 के तहत, यानी आर्टिकल 368 के तहत क्या मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु साधारण विधि से नहीं। जैसा कि संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था और उसको कानूनी अधिकार बनाया गया, पहले वो मूल अधिकार था। मूल अधिकार के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, परंतु यह उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को अनन्य क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, राज्य इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। आपातकाल के समय मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, यानी बाकी सभी पे आपातकाल के दौरान प्रतिबंध लग सकता है, बट 20 और 21 को छोड़ के। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी, ऑप्शन ए है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध विदेशियों को प्राप्त नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ये सही नहीं है, यानी ये गलत है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। क्योंकि कुछ है, अगर इसकी बात करेंगे ऑप्शन ए क्यों गलत है, तो क्योंकि कुछ ऐसे मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे कि आर्टिकल, मैंने कुछ एक क्वेश्चन पीछे बताया था, आर्टिकल 15, 16, 90, 29 एंड 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वाक एवं अभिव्यक्ति की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में वर्णित है। यह मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 और 21 का, तो ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है, और ये मूल अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। वैसे 20 और 21 दोनों हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये 10-10 क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद यही है कि ज़्यादा लंबा लेक्चर भी ना हो और एक शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन आसानी से थोड़े से टाइम में तैयार हो जाए। इस वजह से इस जो 10 MCQs हैं, इसको ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करिए अगर अच्छा लगे तो। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इससे आपका एक डीपली अध्ययन हो रहा है कि हाँ, फैक्ट वाइज चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं। इसीलिए मैंने कम क्वेश्चन रखे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन रखने से क्या होता है कि फिर आप जल्दी इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन सी, अगर आप एक क्वेश्चन में सभी ऑप्शनों को क्लियर कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आप अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं जो कि आपने थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है।
तो एमसीक्यूज कराने का सिर्फ मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि जल्दी से ए बी सी डी ऐसे मारते चले गए। आप अगर ऊंचे लेवल की और डीपली किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसको सारे सारे ऑप्शन को क्लियर करो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए चैनल को। थैंक यू वंस अगेन।